दोस्तों, आपने कोलकाता मर्डर एंड रेप केस के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर का रेप एंड मर्डर कर दिया जाता है। हजारों की संख्या में लोग रास्तों पर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। ये केस दिन ब दिन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और जानते हैं इस केस के बारे में शुरुआत से। 9 अगस्त कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की ऑन ड्यूटी पीजी डॉक्टर का रेप एंड मर्डर कर दिया जाता है। जब सुबह विक्टिम की हालत देखी गई तब हालत ऐसी थी कि शी वॉज फाउंड हाफ नेकेड एंड ब्लीडिंग फ्रॉम इन हर आइज, माउथ एंड हर प्राइवेट पार्ट। हादसे की रात ट्रेनी डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें डॉक्टर को कंटिन्यूसली 36 घंटों तक डे एंड नाइट इमरजेंसी पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में रहना होता है। उस रात विक्टिम और उनके बैचमेट्स लगभग 2 बजे सेमिनार हॉल में खाना खाने आते हैं, जहाँ पर ये लोग नीरज चोपड़ा की मैच देख रहे थे। रात के लगभग 3 बज गए थे और इन सबका डिनर होने के बाद विक्टिम के बैचमेट्स ड्यूटी पर वापस चले जाते हैं, पर विक्टिम डॉक्टर हेक्टिक ड्यूटी के बाद आराम करना चाहती थी, तो इसलिए वो वही सेमिनार हॉल में सो गई। रिपोर्ट के हिसाब से सुबह के करीब 4 बजे अक्यूज्ड संजय रॉय ने सेमिनार हॉल में एंट्री ली और ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया, उनको फिजिकली असॉल्ट किया, उनका मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद संजय रॉय सोने चला जाता है और वो सोने भी कहा जाता है पुलिस के बैरक्स में। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ये संजय रॉय है कौन। संजय रॉय 2019 से कोलकाता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में एज अ सिविक वॉलंटियर काम करता था। सिविक वॉलंटियर मतलब वो लोग होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होते हैं, जो कि कॉप्स को अलग अलग चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर रिस्पॉन्स हो गया। इनको 12,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन टेक्निकली उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जाती है जो कि रेगुलर पुलिस को दी जाती है। लेकिन संजय रॉय की इतनी मजबूत पकड़ थी कि इसके पास आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का हर एक डिपार्टमेंट का एक्सेस था। वो कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता था। संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी है और उसकी लास्ट वाइफ कैंसर की वजह से मर चुकी है। इसके घर में उसकी 2 बहनें हैं, माँ है। ये बंदा अपनी बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगाता था और सबको ये कहता था कि वो पुलिस है। संजय रॉय के ऊपर इस केस से कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के ऊपर मिसबिहेव करने की केस रजिस्टर हो चुकी है, पर इस पर पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। बैक टू द टॉपिक, रात में 4 से 5 बजे के बीच विक्टिम का मर्डर करने के बाद सुबह कुछ 7:30 पर विक्टिम की बॉडी सेमिनार हॉल में मिलती है, लेकिन विक्टिम के पेरेंट्स को इसके 2 घंटे बाद मतलब सुबह के 9:30 पर इन्फॉर्म किया गया और विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल करके ये बोल दिया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब विक्टिम के पेरेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं तब उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक वेट करने को बोल दिया जाता है। विक्टिम के पेरेंट्स बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी बेटी का चेहरा देखने दो, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनकी एक नहीं सुनी जाती है। 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। करीब दोपहर के 1:10 पर पेरेंट्स को एक्सेस दिया जाता है। जब विक्टिम के पेरेंट्स अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखते हैं कि कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता है। शी वॉज हाफ नेकेड, उसका चश्मा पूरी तरीके से टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरीज थी। शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम इन हर आइज, माउथ एंड हर प्राइवेट पार्ट। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है।
चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। दोस्तों, कैन यू इमेजिन, एक बाप अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख रहा है, क्या बीत रही होगी उन पर। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो एक बाप के लिए हो सकती है। शाम के 5:30 पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इंसिडेंट के बाद पूरे देश भर में सरकारी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। प्रेशर में आकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया। इस प्रिंसिपल का नाम था संदीप घोष। लेकिन रिज़ाइन करने के 4 घंटे बाद इस प्रिंसिपल को उसी कॉलेज से थोड़ा दूर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। लेकिन जब ये रिज़ाइन कर रहा था तो उसने कहा, मैं इतनी बड़ी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन सरकार इसे 4 घंटे में नई ड्यूटी दे देती है। लोग कह रहे हैं इसके बड़े लोगों से कनेक्शन है। ये बात हाई कोर्ट ने भी नोटिस की है और हाई कोर्ट ने कहा कि इस प्रिंसिपल को किसी और कॉलेज में ड्यूटी देना अलाउड नहीं है, इसे इमीडिएटली घर भेज दो। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब रिपोर्ट में ये पता चला कि विक्टिम की हत्या गला दबाने से हुई है। पोस्टमार्टम में ये खुलासा हुआ कि मर्डर के पहले विक्टिम के साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई गई है। ऐसी चोटें जिसे मालूम पड़ता है कि विक्टिम ने बहुत लड़ने की कोशिश की पर वो लड़ नहीं पाई। हाथापाई के दौरान विक्टिम के चेहरे पर हमला किया गया, जिससे विक्टिम का चश्मा टूटकर उसके कांच के टुकड़े आंखों में चले गए। विक्टिम का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह को दीवार को मारा गया। इतना सब होने के बाद भी विक्टिम लड़ती रही। फिर आरोपी ने विक्टिम का गला इतना जोर से दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। मुंह से आवाज़ न निकले, इसलिए विक्टिम का गला और मुंह दबाकर रखा गया था। विक्टिम की दोनों आंखों से और मुंह से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे। अपराधी के ब्लड सैंपल भी विक्टिम के नाखूनों पर मिले। जब वो खुद को बचाने के लिए अपराधी को नोच रही होगी और वो ब्लड सैंपल संजय रॉय के ब्लड सैंपल से मैच हो गए। विक्टिम के पेट पर चोट थी, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। विक्टिम की रिंग फिंगर तोड़ दी। विक्टिम के प्राइवेट पार्ट पर जो जख्म के निशान मिले वो तब आए जब विक्टिम बेहोश हो चुकी थी और संजय रॉय उसका रेप कर रहा था। विक्टिम के पैरों को इस हद तक स्ट्रेच किया गया कि उसका पेल्विक गर्डल टूट गया। यही वजह थी कि विक्टिम की वजाना से इतना खून बह रहा था। पोस्टमार्टम में और एक चीज सामने आई कि विक्टिम की बॉडी पर जिस तरह के निशान मिले हैं, जिस तरह चोट आई है, उस तरह ये काम किसी एक इंसान का नहीं है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने ये कहा, जो सैंपल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कलेक्ट किए हैं उसमें लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी मात्रा में सीमेंट मिला है। उसकी जो मात्रा है वो करीब 151 ग्राम है। गोस्वामी कहते हैं इतना सीमेंट सिर्फ एक से ज़्यादा व्यक्ति के शामिल होने पर ही संभव है। तो रिपोर्ट ने ये तो क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये एक गैंग रेप है। और जब इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो उनको सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि संजय रॉय नाम के एक इंसान ने सेमिनार हॉल में एंट्री की थी। सेमिनार हॉल में पुलिस को ब्लूटूथ हेडफोन भी मिलता है जो कि चेक करने पर डायरेक्टली संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। मतलब डेफिनेटली संजय रॉय ही कल्प्रिट था। संजय रॉय को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है एंड गेस व्हाट, उसने अपना क्राइम भी कबूल कर लिया और वो ये भी कहता है कि अगर आप चाहते हो तो मुझे फांसी दे दो। क्राइम के 4 से 5 दिनों बाद क्राइम सीन से 20 मीटर दूर रिनोवेशन के नाम पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगता है। वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब था कि वहाँ पे सबूतों के साथ टेम्परिंग की जा रही है और एक मेगा कवर अप ऑपरेशन चल रहा है जिसमें उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को बचाया जा सके जो कि इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट 9 अगस्त को 3 से 5 बजे के बीच में हुआ। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करना, इसके बाद आपने इसके बारे में कब सुना होगा, शायद 13 या 14 तारीख को, क्योंकि डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। पहले तो ये केस कोलकाता पुलिस के हाथ में था, लेकिन इस केस को शुरुआत से लेकर अभी तक जिस तरह के सेटअप में काम किया गया है उसको देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि ये केस कोलकाता पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, पर अब ये केस थैंकफुली सीबीआई को शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चलता है और इस नेक्सस में 2 इंटर्न के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी हैवीली इन्वॉल्व है। जब लेडी डॉक्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। प्रिंसिपल एंड एचओडी को भी इन्फॉर्म किया। जब किसी ने नहीं सुना तो उन्होंने सोशल मीडिया पे एक्सपोज करने की वार्निंग भी दी, लेकिन उन्हें धमकाने के लिए सबसे पहले उनकी स्कूटी को तोड़ा गया और फिर उस रात प्लान टॉर्चर की साजिश रची गई, जिसके बारे में प्रिंसिपल को पहले से ही पता था, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि ये बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी।
आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात हो रही है और इसमें 2 हाउस स्टाफ और एक इंटर्न की बात हो रही है जो कि रैकेट चेस डिपार्टमेंट को चला रहे थे। 14 अगस्त की रात को रिक्लाइम नाइट के प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हज़ारों औरतें और लोग सड़क पर उतरते हैं जस्टिस की डिमांड करने के लिए, लेकिन इसी रात करीब 40 गुंडे हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पे हमला करते हैं। हॉस्पिटल में आकर तोड़फोड़ शुरू करते हैं। सबूतों को मिटाने की साजिश की जाती है। पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग की जाती है। फिर पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। और ये लोग कौन थे, किस पार्टी के थे, क्यों सबूतों को मिटाने की साजिश करना चाहते थे, कोई नहीं जानता अभी। दोस्तों, अब पूरे केस में से ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं जिससे कि ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों का हाथ है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और शायद इसमें हॉस्पिटल के अंदर की भी लोग शामिल है। पहला, जिस हैवानियत से लेडी डॉक्टर गुजरी है, क्या उनकी चीखें, उनका आवाज़ किसी ने नहीं सुना? वैसे भी रात के 3 से 5 बजे के बीच हॉस्पिटल में शोर शराबा कम होता है और वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। वैसे भी सेमिनार हॉल में कोई साउंड प्रूफ तो होगा नहीं जिससे लेडी डॉक्टर की आवाज़ बाहर ना जाए। और 31 साल के डॉक्टर को इतना आसानी से कंट्रोल कैसे करा गया कि उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं आई? ये एक इंसान की बस की तो बात नहीं है। मतलब यहाँ पर ज़रूर एक से ज़्यादा लोग थे। दूसरा, जब लेडी डॉक्टर ने खुद को बचाने के लिए फाइट बैक किया होगा तो हत्यारे की बॉडी पर कोई तो स्क्रैच होना चाहिए था, पर संजय रॉय की बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं था। तीसरा, जब सुबह लेडी डॉक्टर की बॉडी मिली तब उनके पेरेंट्स को ये क्यों बता दिया जाता है कि ये सुसाइड है? ये किसके कहने पे किया गया? चौथा, जब विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं तब उनको 3 घंटे तक क्यों वेट करने को बोला गया? क्या अंदर सबूतों की टेम्परिंग हो रही थी? 5, जो क्राइम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? उसे पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि केस में सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर गैंग रेप हुआ है। 6, क्राइम के कुछ दिनों बाद क्राइम सीन से 20 मीटर दूर रिनोवेशन चालू कर दिया गया और पुलिस भी वही बैठी है। आमतौर पर किसी भी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है और ये जानते हुए भी यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम हुआ है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन को चालू करने की परमिशन किसने दी? क्या ये बस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा रहा है? 7, संजय रॉय जैसे क्रिमिनल पर पहले इतने एलिगेशंस है, बहुत से क्राइम रजिस्टर है, फिर भी ये केस एक सिविक वॉलंटियर बन जाता है। क्या गवर्नमेंट लेवल पोस्ट के लिए कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता? 8, ये केस ऐसे पुलिस ऑफिसर को क्यों सौंपा गया जिस पर साल 2013 में कामधुनी केस को बिगाड़ने और अपराधी का साथ देने का इल्ज़ाम लगा था? दोस्तों, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि सीधा सीधा पता चल रहा है कि कोलकाता आरजे हॉस्पिटल केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और बाकी हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जितनी भी जांच हुई है, जितना भी पता चला है, शायद अभी तक बहुत से एविडेंस के साथ टेम्परिंग की जा चुकी होगी। दिल्ली की निर्भया केस में भी कातिलों को 7 साल बाद सजा हुई थी, जबकि सबको पता था कि कातिल वही है। दोस्तों, फिलहाल तो केस सीबीआई के हाथों में है। होप सो कि एविडेंस की टेम्परिंग रोक कर जल्दी से जल्दी कातिलों को सज़ा मिले और लेडी डॉक्टर, उनके पेरेंट्स और पूरी इंडिया को जस्टिस मिले। जय हिंद।